हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट लिंकन के सिर में क्या छिपा है? या न्यूयॉर्क के ग्रैंड स्टेशन टर्मिनल में आज मैं अमेरिका के सबसे फेमस लैंडमार्क्स के बारे में ऐसे राज बताऊंगा जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। माउंट रशमोर के ग्रेनाइट से बने प्रेसिडेंट लिंकन के सिर के अंदर एक छिपा हुआ चेंबर है, जिसे शुरू में यूएस हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए बनाया गया था। ओरिजिनल प्लान अमेरिका के इतिहास में कई महत्वपूर्ण पलों की एक बहुत बड़ी कार्विंग बनाने का था। बदकिस्मती से इसे पूरा करना बहुत मुश्किल था और इसके बजाय एक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स को चुना गया। कई सालों तक कंस्ट्रक्शन रुका रहा और कमरे का काम अधूरा रह गया। हालांकि प्रोजेक्ट को 90 के दशक के आखिर में फिर से शुरू किया गया और चेंबर का काम पूरा किया गया। ये छिपा हुआ कमरा आने वाली जनरेशंस को अमेरिका की कहानी बताता है, अमेरिकन हिस्ट्री का एक टाइम कैप्सूल। अफसोस की बात यह है कि टूरिस्ट इस सीक्रेट रूम तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। समय पर अपनी ट्रेन तक पहुंचने के लिए ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल से गुजरने वाला कोई भी इंसान जानता है कि ऐसा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैनहट्टन के लोग भी स्टेशन पर कहीं और खूब मेहनत कर रहे हैं। कुछ यात्रियों को पता होता है कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में दशकों से एक टेनिस क्लब भी है। ये मुख्य रूप से लोकल स्पोर्ट्स फैन और कॉर्पोरेट ग्रुप्स के लिए है, इसलिए ज्यादातर लोगों को इसकी मौजूदगी के बारे में पता ही नहीं है। वैंडरबिल्ट टेनिस क्लब अपर लेवल्स पर स्थित है और इसमें एक फुल जिम्नेशियम, एक फुल साइज इंडोर हार्ड कोर्ट और यहाँ तक कि एक जूनियर कोर्ट भी शामिल है। हालांकि इसमें शामिल होना अजीब लग सकता है, लेकिन ये टेनिस और फिटनेस क्लब लोकल्स के बीच काफी पॉपुलर है। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का ज्यादातर हिस्सा वैसा ही है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, कोर्ट रूम, ऑफिस और अन्य वर्क स्पेस, तब तक जब तक आप 5वीं मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। इस बिल्डिंग में एक छिपा हुआ बास्केटबॉल कोर्ट है जिसका निकनेम द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड है। इस कोर्ट में बिल्डिंग के कई वर्कर्स अक्सर आते हैं। शुरुआत में इस कमरे को एक स्टोरेज स्पेस की तरह डिजाइन किया गया था, लेकिन कुछ लोग अपने टेनिस गेम की प्रैक्टिस करने के लिए इसे एक मेकशिफ्ट कोर्ट की तरह इस्तेमाल करने लगे और समय के साथ आखिरकार ये इस बास्केटबॉल कोर्ट में बदल गया जिसे हम आज जानते हैं। नियाग्रा फॉल्स के बारे में सबसे फैसिनेटिंग बातों में से एक ये है कि कैसे इस प्राकृतिक रूप से गिरने वाले पानी का इस्तेमाल एनर्जी जनरेट करने के लिए किया जाता है। कई मौकों पर ठंड और बर्फ के कारण पानी का गिरना धीमा हो गया था या रुक भी गया था, लेकिन फॉल्स का एक सीक्रेट है जिसके बारे में कम लोगों को ही पता है और वो ये है कि उन्हें बंद किया जा सकता है। और साल 1969 में यूएस आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने ऐसा ही किया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा करने के लिए इंजीनियर्स ने पानी के बहने और गिरने को कंट्रोल करने के तरीके निकाले जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। ये सारा पानी बहुत सारे इरोजन का कारण बनता है, इसलिए एक फेस लिफ्ट करने का प्लान बनाया गया। बदकिस्मती से ये प्लान कामयाब न होने के कारण रोक दिया गया। इस बीच ये लेडी कोई फेलियर नहीं है, ये एक आइकॉन है, आशा का प्रतीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली शख्सियतों में से एक है और 879 नंबर के जूते पहनती हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए और दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले स्ट्रक्चर्स में से एक है। साल 1886 में ये स्मारक सिर्फ एक प्रतीक भर नहीं था, करीब 16 सालों तक इस मूर्ति ने पूरी तरह से ऑपरेशनल लाइट हाउस की तरह काम किया। इस यूएस लैंडमार्क पर टूरिस्ट शहर का शानदार नजारा देखने के लिए उसके क्राउन पर जा सकते हैं, लेकिन टॉर्च में एक कमरा हुआ करता था जिस तक पहुंचा जा सकता था। दुर्भाग्य से टॉर्च रूम तक जाने वाली सीढ़ी पास में ही हुए एक एक्सप्लोजन से हुई शॉक वेव से डैमेज हो गई, जिससे साल 1916 से इस कमरे में नहीं पहुंचा जा सकता और इसने तब से किसी भी विजिटर का स्वागत नहीं किया है। जब
ब्रुकलिन ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था तो इंजीनियर को दो बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। शहर के पास इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जरूरी पैसा नहीं था और लोकल वाइनरीज कंस्ट्रक्शन के रास्ते से हटने और रीलोकेट होने से इनकार कर रही थीं। इंजीनियर ने इन दोनों प्रॉब्लम्स का एक बेहद बढ़िया हल खोज निकाला। उन्होंने वाइन सेलर्स बनाकर उन लोकल बिजनेस को किराए पर दिए जिन्हें एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत थी और उस पैसे से ब्रिज को फाइनेंस किया। ब्रिज को फाइनेंस करने के लिए ये एक बहुत ही जीनियस अप्रोच है। आज न्यूयॉर्क शहर ने उन सेलर्स का मालिकाना हक ले लिया और अब वो उस पुराने काम के लिए नहीं है। अब उनमें से ज्यादातर काम में नहीं लिए जा रहे हैं और मेंटेनेंस इक्विपमेंट से भरे हुए हैं। डिज्नीलैंड बहुत तेजी से अमेरिका के सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक बन गया है। हार्डकोर फैंस सोच सकते हैं कि वे पार्क के सभी सीक्रेट्स जानते हैं, लेकिन कुछ राज रेगुलर पार्क जाने वालों को भी चौंका सकते हैं। डिज्नीलैंड के न्यू ऑरलिन्स स्क्वायर में बिना निशान के एक दरवाजे के पीछे आप छिपा हुआ क्लब 33 नाम का एक आलीशान महंगा रेस्टोरेंट पा सकते हैं। अगर यहाँ के खाने का स्वाद लेना आपकी नेक्स्ट वेकेशन की टू डू लिस्ट में है तो आपको तुरंत सेविंग शुरू कर देनी चाहिए। अंदर जाने की कीमत थोड़ी महंगी है। इसे ज्वाइन करने के लिए लगभग $25,000 का खर्च आता है। साथ ही $12,000 की सालाना फीस भी लगती है। अगर आप क्लब 33 का हिस्सा न बनने से बुरा महसूस करते हैं तो शायद ये बात आपको खुश कर देगी। यहाँ की वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने में 14 साल तक का समय लग सकता है और यहाँ तक कि वॉल्ट डिज्नी ने भी इसे कभी नहीं देखा। गोल्डन गेट ब्रिज कभी दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज हुआ करता था। करीब 2.7 किलोमीटर लंबे इस नायाब पुल को बनाने का काम साल 1937 में पूरा हुआ था। बहुत से लोग जानते हैं कि इस ब्रिज को लगातार फिर से रंगा जाता रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाल दिखने वाले इस रंग को असल में इंटरनेशनल ऑरेंज कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये रंग सिर्फ एक प्राइमर था, लेकिन ये घने कोहरे में भी काफी साफ दिखाई देता था। ब्रिज के ओरिजिनल कलर प्लान में काले रंग पर पीली स्ट्राइप्स बनाने का सुझाव दिया गया था, जिससे गुजरते हुए जहाजों के लिए इसकी विजिबिलिटी को बढ़ाया जा सके। मुझे लगता है ये काफी बदसूरत दिखाई पड़ता। लिंकन मेमोरियल में आने वाले ज्यादातर लोग रिफ्लेक्टिंग पूल के साइज और व्यू से हैरान रह जाते हैं। कुछ तो अपनी सारी एनर्जी दीवारों में कार्व्ड फेमस टाइपो मिस्टेक को खोजने में लगा देते हैं। विद हाई होप फॉर द फ्यूचर लाइन में स्कल्प्टर ने गलती से फ्यूचर को F के बजाय E के साथ लिख दिया था। हाँ, उन्होंने इसे भरने की कोशिश की, लेकिन ये टाइपो मिस्टेक अभी भी दिखाई देती है। सेंट लुइस शहर को देखने के लिए गेटवे आर्क का दौरा करना बीते समय में वापस जाने जैसा है। ज्यादातर विजिटर्स ये नहीं जानते हैं कि ये आर्क इसके कंस्ट्रक्शन की एक झलक भी देता है। भूकंप और तेज हवाओं का सामना करने के हिसाब से बनाया गया आर्क तेज हवाओं में करीब 18 इंच तक हिल सकता है और झुक सकता है। ये आर्क यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे ऊंचा नेशनल मॉन्यूमेंट है, जिसकी ऊंचाई 630 फीट है। कम ही लोग जानते हैं कि ये असल में 630 फीट चौड़ा भी है। ये सच में इम्प्रेसिव है। इस शानदार कंस्ट्रक्शन के बारे में सबसे अनोखी बात सिर्फ इसकी कहानी नहीं है, बल्कि इसमें सेंट लुइस के 6 लाख से भी ज्यादा लोगों की कहानियां भी शामिल हैं। डिलक्स वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल के नीचे छिपा हुआ एक सेक्लूडेड प्लेटफॉर्म है, जिसे ट्रैक 61 कहा जाता है, जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल का हिस्सा है। माना जाता है कि राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के लिए डिजाइन की गई एक रेलवे कार को हटाए जाने से पहले दशकों तक स्टेशन में छोड़ दिया गया था। ये प्राइवेट ट्रेन कार अंडरग्राउंड स्टेशन में जा सकती थी, जहां वे लोगों को बिना दिखे आ जा सकते थे। बदकिस्मती से कार सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कुछ हिस्सों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकी, जो किसी प्रेसिडेंट को ले जाने जितना कूल नहीं है। लिबर्टी बेल अब तक की सबसे फेमस रिपेयर जॉब्स में से एक है। वैसे असल में ये रिपेयर जॉब का न होना है। पहली बार मिलने पर बेल को टेस्ट, स्प्लिट और रिपेयर किया गया था और वहां से वो और भी खराब हो गई।
लगभग 90 सालों के इस्तेमाल के बाद साल 1840 के दशक में लिबर्टी बेल में एक संकरी दरार आ गई। 1846 में जब फिलाडेल्फिया शहर ने बेल की मरम्मत करवाई तो मेटल वर्कर्स ने उस दरार को और भी खराब कर दिया। बेल में मौजूद टूट फूट को ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में इस दरार की मरम्मत न की जा सकी, जिसके बाद इसे सेवा से बाहर करना पड़ा। आज हम जो बेल देखते हैं वो असल में सिर्फ एक रेप्लिका है। आज के दौर के लोगों में से किसी ने भी बेल की असली ओरिजिनल आवाज नहीं सुनी है। आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों याद रखें, हमें हर दिन किसी नए सुनहरा पहलू के साथ कुछ नया सीखना है।